भूगोल कक्षा 6 की एनसीईआरटी है, पार्ट 1 है सौर मंडल में पृथ्वी। दोस्तों जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपको याद रखना है वही हम बताएंगे, वही आपको ज़रूरत है, हर एग्जाम में आपको काम देगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे एनसीईआरटी कवर कर लीजिए, कहीं भी आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। आप रात में देखते होंगे, कभी कभी रात में क्या होता था, आपको पूरी चंद्रमा दिखाई पड़ती होगी, एकदम रात एकदम चांदनी रात दिखाई पड़ती है, तो उस रात को हम बोलते हैं पूर्णिमा। और इसके जस्ट 15 दिन के बाद आप देखेंगे चंद्रमा आपको नहीं दिखाई पड़ता है, तो इस रात को हम बोलते हैं अमावस्या। तो इस रात को क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। दोस्तों इसके बाद देखिए, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं, आकार बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। दोस्तों इस जो सौरमंडल में देखते हैं आसमान में बहुत सारे पिंड दिखाई पड़ते हैं, तो उसमें इनको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास स्वयं की ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है, और अपना वो प्रकाश देते हैं। इन पिंडों को हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो सूर्य भी एक तारा है और ये बने किससे होते हैं, ये गैस से बने होते हैं। तो दोस्तों जितना हाईलाइट है उसी का आपका हर क्लास आप नोट्स बना लेना। सबसे पहले कक्षा 6 की भूगोल डालना, पार्ट 1 डालना, उसमें जितना हाईलाइट है वही आपको लिखना है। रिपीट कर लिया, आपको कोई एग्जाम में कभी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। जैसे आपको कक्षा 12 तक भूगोल पढ़नी है, सब कवर करवा देंगे, डोंट वरी, बी हैप्पी। आगे आगे देखिए दोस्तों, तो कुछ बहुत अधिक दूर होते हैं और वो बहुत दूर होने के कारण हम क्या करते हैं, उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, और वो हमें दिखाई भी इतने छोटे देते हैं। हमने देखा होगा कि हवाई जहाज बहुत बड़ा होता है लेकिन आसमान में उड़ता है, हमको छोटा दिखाई पड़ देता है। वैसे भी जो चीज़ें दूर की देखते हैं तो छोटी होती हैं, पास की देखते हैं तो हमको बड़ी दिखाई पड़ती हैं। इसलिए ये खगोलीय पिंड जो आकाश में बहुत दूर हैं और हैं बहुत बड़े, लेकिन हमको छोटे दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों हमने रात में देखा होगा तारों के जैसे समूह दिखाई देते हैं, तो ये तारों के जैसे समूह होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर भी एक नक्षत्र मंडल है। और जो ये सप्तऋषि है, जो ये आपका ये सप्तऋषि है, ये 7 है ना ग्रह, इसमें ये सप्तऋषि जो है ये क्या है, इसे अर्सा मंडल के ही भाग हैं दोस्तों। और आप जैसे प्राचीन ज़माने में लोग दिशा वगैरह जो है, दिशा या समय आपको तारों को देखकर, सूर्य को देखकर, सूर्य की परछाई को देखकर बताते थे। तो दोस्तों अगर आपको कभी भी दिशा भ्रम होता है तो आप देखना आसमान में जो सप्तऋषि के जस्ट ऊपर ऐसे मिलाएंगे, आपको तारा दिखाई देगा जिसे ध्रुव तारा बोलते हैं। ये इसे ध्रुव तारा बोलते हैं। ये हमेशा उत्तर में उगता है दोस्तों, ठीक है। ये हमेशा आसमान में हमेशा दोस्तों एक ही स्थान पर रहता है, इसका कोई स्थान बदलता नहीं दोस्तों। इसलिए आप इसको आप देख सकते हैं, तो ये हाईलाइट कर देंगे कि आपको लिखना है, हमेशा एक स्थान पर रहता है, इसको ध्रुव तारा बोलते हैं। तो इससे आप दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। उसके बाद कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। दोस्तों आपने तारा देखा, तारा वो होता है जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, वो अपने प्रकाश से को सज्जित करते हैं, जिससे हमको ऊष्मा और ऊर्जा मिलती है, तो उनको हम तारा कहते हैं। तारा आपका गैसों से बने होते हैं। और कुछ पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश ऊर्जा नहीं होती है, वो तारों के प्रकाश से चमकते हैं, उनको हम ग्रह कहते हैं। पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, जिसको अंग्रेजी में प्लानेट बोलते हैं, प्लेनेट बोलते हैं। प्लेनेट आपका किसी ग्रीक भाषा का शब्द है प्लेनेटाई, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी भी हमारा ग्रह है, जो है ये अपना प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो इसके सबसे नज़दीक है। सूर्य ही तारा एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अगर आपको पृथ्वी को भी आसमान से देखो जाके तो ये भी चंद्रमा की तरह चमकती ही दिखाई देगी। दोस्तों रोचक तथ्य यह है कि 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके चारों ओर छल्ले रहते हैं। वो कौन से हैं, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। तो ये आपको याद रखना है, इनके चारों ओर छल्ले रहते हैं, इसको देख लेना दोस्तों। उसके बाद आ जाइए आप फिगर, इस फिगर को आप ध्यान से देख लीजिए, मतलब ये फिगर आपका दिमाग में बसा होना चाहिए। इस फिगर को सूर्य है, सूर्य के बाद बुध है, बुध के बाद आपका क्या है, ये सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया दोस्तों। सूर्य के बाद ये बुध हो गया, बुध के बाद क्या हो गया आपका शुक्र हो गया, शुक्र के बाद क्या हो गया आपका पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के बाद क्या हो गया मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया और वरुण हो गया। तो ये आपके 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों का क्रम सूर्य से क्या है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कौन सा ग्रह कहाँ पर है आपको एकदम फिगर बस जाना चाहिए दिमाग में। उसके बाद इसकी 60 ट्रिक हमने याद करने की दोस्तों दे रखी है, आप याद कर लेना इस ट्रिक को। बस पम बस, बा से बुध शुक्र,
ठीक है। पा से पृथ्वी, माँ से मंगल, बा से बृहस्पति और शनि हो गया, ये बढ़ते क्रम में हो। फिर अरुण वरुण आपके आगे है ही हैं। उसके बाद दोस्तों बीच में देखते हो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी है, छोटे छोटे एकदम कण दिखाई पड़ते हैं, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है। ये किसके बीच में है? मंगल और बृहस्पति के बीच में, अभी को याद होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये सारणी यहाँ पर दी है सबसे, मतलब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, मतलब जब परिक्रमा दोस्तों सूर्य के चारों ओर बुध लगाता है 88 दिन में, और अपने कक्ष पे घूमता है 59 दिन में। उसके बाद शुक्र है सूरज के चारों ओर घूमता है 256 दिन में, और अपने स्थान पर घूमता है 243 दिन में। उसके बाद पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है 365 दिन में, और अपने स्थान पर घूमती है 1 दिन में। और इसका उपग्रह कितना है? 1 है, जिसे चंद्रमा बोलते हैं। चंद्रमा की संख्या कितनी है? 1 है। उसके बाद मंगल है, सूर्य के चारों ओर घूमता है 687 दिन में, और अपनी कक्षा पे घूमता है 1 दिन में। और इसकी चंद्रमा कितनी है? 2 उपग्रह। चंद्रमा का मतलब उपग्रह है दोस्तों, 2 ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है, 1 है। उसके बाद दोस्तों आ जाइए बृहस्पति सूर्य के चारों ओर घूमता है कितने दिन में? 11 साल 11 महीने में, लगभग 12 साल में, और अपने अक्ष पर घूमता है केवल 9 घंटे 56 मिनट में। चंद्रमा की संख्या इसकी 53 है। शनि पे आ जाइए, शनि घूमता है 29 साल 5 महीने में, अपने अक्ष पर घूमता है 10 घंटे 40 मिनट में, और चंद्रमा की संख्या 53। उसके बाद यूरेनस पे आ जाइए, मतलब अरुण पे, इसके एक परिक्रमा का सूर्य के चारों ओर घूमता है 84 साल में, ठीक है, परिक्रमण काल का 84 साल है, और अपने अक्ष पर घूमता 17 घंटे 14 मिनट में। चंद्रमा की संख्या 27 इसके। फिर आ जाइए नेपच्यून सूर्य के चारों ओर घूमता है 164 साल में, और अपने अक्ष पे घूमता है 16 घंटे 7 मिनट में, और इसकी चंद्रमा की संख्या कितनी है? 13। दोस्तों इससे आपके कई प्रश्न बन सकते हैं। जैसे प्रश्न बन सकता है कि सूर्य का परिक्रमण काल करने में सबसे अधिक समय कौन लेता है? जो सबसे दूर होगा वही सबसे ज़्यादा समय लेगा। सबसे दूर कौन है आपका? नेपच्यून, इसे ही सबसे ज़्यादा समय लेता है, 164 साल लेता है। और सूर्य का सबसे कम समय कौन लेता है परिक्रमण करने में? तो दोस्तों सबसे सूर्य के जो नज़दीक होगा, फिगर देख के आप क्लियर कर सकते हैं, सबसे नज़दीक होगा कौन है? बुध। तो सबसे कम समय लेता है 88 दिन। इसी प्रकार से मैं पूछ सकता है कि अपने स्थान पे सबसे जल्दी कौन घूमता है? तो अपने स्थान पे सबसे जल्दी कौन घूमता है? तो बृहस्पति। आपने स्पीड देखी थी बृहस्पति की, ये 9 घंटे 56 मिनट में अपने स्थान पर घूम लेता है, बड़ा लेकिन बहुत तेज। जैसे लट्टू ने अपने स्थान पर घूमता है ऐसे, तो ये बृहस्पति घूमता है अपने स्थान पर, बहुत तेजी गति करता है, और सबसे कम समय लेता है बृहस्पति। सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है? शुक्र लेता है। शुक्र अपने अच्छे में 243 दिन में घूमता है, तो सबसे ज़्यादा समय में यही घूमता है। उसके बाद पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह या चंद्रमा किसके हैं? तो आपने देखा 2 लोगों के हैं, हमारे बृहस्पति जी और शनि जी, ठीक है। इनके पास 53 है, यहाँ पर भी 53 लिखा हुआ है, और आप देखिए यहाँ पर भी 53 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनके पास 53 है। तो जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं तो दोस्तों वो आप ज़रूर याद कर लेना। और ये तो आपको फिगर और ये जो इसका बायोडाटा दिया गया है, आपको एकदम दिमाग में बसा होना चाहिए, इससे कुछ भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद लिखा है आंतरिक ग्रह क्या है? तो सूर्य के बहुत नज़दीक हैं ये, चट्टानों से बने, इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। और बाह्य ग्रह कैसे कहते हैं? सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बड़े आकार में हैं, और तरल पदार्थों से बने हैं, इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं दोस्तों। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो हाईलाइट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि यही आपको अपने कॉपी पे लिखना है, जो आपको हर परीक्षा को बीट करने में आपकी मदद करेगा। और इधर उधर कभी मत रचिए यूट्यूब पे 2 रुपये में 3 रुपये में कोर्स नहीं ज्वाइन करना है, वो आपके पैसे से अमीर हो जाते हैं, आपको कुछ भी आने लगता है, फिर यही फोटो, किताबों की फ़ोटो, यही फिगर देते रहते हैं। तो आप एनसीईआरटी कवर कीजिए बस। आगे देखिए दोस्तों, देखिए सौरमंडल। दोस्तों ये सूर्य है, सूर्य के 8 ग्रह हैं, इनसे मिलकर जो बना है उसे हम सौरमंडल कहलाते हैं। सूर्य इसका मुखी है। सूर्य के बारे में आप जानिए, ये बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, ये आप ध्यान रखना है। हाईलाइटेड चीज़ आपको बोलनी नहीं है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। ये पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है दोस्तों, ठीक है। इसमें अत्यधिक ऊर्जा और ऊष्मा होती है, ये हमसे बहुत दूर है, इसलिए हम अपनी ऊष्मा और तेज का महसूस नहीं करते हैं। तो उसके बाद ग्रह पे आ जाइए दोस्तों। ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो 8 ग्रह हैं, वो कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इनकी ट्रिक हमने बताई थी, यहाँ पर देखो अंग्रेजी में लिखी है, उसको जरूरत नहीं है, आप हिंदी मीडियम में हिंदी में पढ़िए, ठीक है। बस ये याद रखना, अरुण वरुण आपको याद रहेगा। तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, तो किस मार्ग में घूमते हैं वो आपको मार्ग भी पता होना चाहिए। उस कक्षा को क्या कहते हैं दोस्तों? आपका दीर्घवृत्ताकार कैसे होता है? कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये आप इस कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमते ऐसे घूमते थे, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए ग्रह कैसा दीर्घवृत्ताकार होता है, क्योंकि वृत्ताकार एकदम गोल होता है ऐसे, तो वृत्ताकार न होकर दीर्घवृत्ताकार होता है ऐसे, ठीक है दोस्तों। इस ग्रह कक्षा में लोग ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों? कोई चीज़ है तो क्यों है आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आकार एवं आकृति में लगभग पृथ्वी के समान ही है,
प्लूटो पर एक ग्रह 9 होते थे, समझते हैं प्लूटो ग्रह नहीं है, क्योंकि और ये ग्रह है कि नहीं है कौन डिसाइड करता है, तो एक संस्था है, इसका भी नाम पता नहीं, संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन। इसकी अगस्त 2006 में बैठक होती है, उसमें निर्णय लिया गया था प्लूटो एक बौना ग्रह है, इसलिए उसको ग्रह से निकाल दिया गया। इस पेज पे कुछ आपको अच्छे तथ्य दिए गए हैं, वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि आपको जानते हैं कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है, और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं दोस्तों। उसके बाद शब्द की व्युत्पत्ति क्या होती है, जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, आपको पता है भूगोल का जो अंग्रेजी में बोलते हैं जियोग्राफी, और अंग्रेजी शब्द तो है लेकिन ये कहाँ से लिया गया, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना एक जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। दोस्तों आगे ऐसे एक और शब्द दिए गए, जियो लिखा है, उसके बाद लॉजी जोड़ दोगे उसमें तो पृथ्वी का अध्ययन बन जाएगा जियोलॉजी, और जियो में आप मेट्रिया जोड़ दोगे तो बन जाएगा पृथ्वी का मापन, जियोमेट्रिया पृथ्वी का मापन। ऑइड जोड़ दोगे जियोइड्स हो जाएगा तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो उसके बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। जैसे मतलब आप लोगों ने देखा कोई वर्ड आया खगोल शास्त्री किसे कहते हैं, तो खगोल शास्त्री क्या करते हैं, तो वो खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। आर्यभट्ट भी हमारे एक खगोल शास्त्री थे, इन्होंने बताया था कि ग्रह जो या चंद्रमा जो भी हैं वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, तो जो सूर्य से जो प्रकाश आता है उसको परिवर्तित करके चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में ऐसे तमाम खगोल शास्त्री हैं जो इन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। आगे आप दोस्तों नेक्स्ट पेज पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे पृथ्वी के बारे में तो आप देखा जैसे फिगर में देखा था, ये दूरी के हिसाब से सूर्य से तीसरा ग्रह है और आकार में 5वां है, ठीक है, मतलब जो इसका वजन और आकार है 5वां है, और सूर्य से देखा है तो तीसरे नंबर पे आता है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, एकदम गोलाकार नहीं, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है, यही कारण है इसको हम भू आभ कहते हैं। भू आभ का मतलब है पृथ्वी के समान आकार, तो ये अब इसका आकार का भी पूछे तो भू आभ आपको याद होना चाहिए दोस्तों। जो ब्रैकेट में चीज लिखी उसको आप पढ़े ना, क्योंकि पृथ्वी को क्या कहते हैं, वो एक अद्भुत ग्रह कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे तो लिखा है पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ हैं पाई जाती हैं, इसके अलावा किसी ग्रह पर नहीं, कि पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा है, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस है जिससे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद है कि पृथ्वी अद्भुत ग्रह है, तो क्यों है, क्योंकि परीक्षा में नहीं पूछेगा, ये आपको कॉमन भाषा में कभी कोई पूछे तो आप उसको बता सकते हैं। उसके बाद आइए, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई देती है दोस्तों पे नीले रंग की, क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 पानी ही है, जल है, इसलिए वो नीला ग्रह दिखा। 2/3 का मतलब दोस्तों अगर किसी को नहीं पता तो बता दें, जैसे 100 रुपये आपके पास है तो उसमें 75 रुपये जो हैं वो 2/3 हुआ, तो 2/3 में इसमें पानी है, इसलिए इसको जब हम आसमान से देखते हैं तो ये नीला ग्रह दिखाई पड़ता है। फिर दोस्तों आप चंद्रमा पे आइए। पृथ्वी के पास केवल एक ही चंद्रमा है, मतलब उपग्रह है, तो वो कौन है, चंद्रमा जिसका नाम है, ठीक है। तो इसका व्यास कितना है, 1/4 है। तो दोस्तों व्यास क्या होता है, तो व्यास आपको पता होना चाहिए। तो जैसे आप ये आपका औरत हो गया, और ये इसका व्यास होता है, सबसे बड़ी जो उसकी ये होती है रेखा वही व्यास होती है। तो अगर पृथ्वी का व्यास 4 मीटर है तो चंद्रमा का व्यास 1 मीटर होगा, मतलब चौथा ही होगा। तो समझ लीजिए फिर चंद्रमा पृथ्वी से कितना बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो मतलब चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो फिर ये बड़ा क्यों दिखाई पड़ता है इतना, दोस्तों बड़ा इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि नज़दीक है। कितना नज़दीक है, ये 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी से दूरी है इसकी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं, इसमें आपको उसको भी याद रखना है कि प्रकाश जो है उसकी जो गति है, जैसे हम गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलाते हैं लिखा रहता है, तो जो प्रकाश है जो आता है उसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। फिर जब इतने तेज प्रकाश चलता है फिर भी प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लग जाता है। फिर दूसरा रोचक समय है कि नील आर्मस्ट्रांग एक पहले व्यक्ति हैं जो 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। फिर उपग्रह एक खगोलीय पिंड होते हैं, है ना। उपग्रह पढ़ा ना, चंद्रमा पृथ्वी क्या कहते हैं, पृथ्वी का कौन उपग्रह है, एक है, वो कौन है, चंद्रमा। तो उपग्रह क्या होता है, वो खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह क्या करते हैं, ग्रह के चारों चक्कर लगाते हैं। और कुछ मानव निर्मित उपग्रह होते हैं। मानव निर्मित उपग्रह वो होते हैं कि जिसको हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया, मतलब मनुष्य ने बनाया और उनको अंतरिक्ष में छोड़ दिया और वो ग्रह के चारों ओर घूमने लगे, जैसे। और इन्हीं ग्रहों के कारण इनको हम रॉकेट से छोड़ते हैं, ये दिया गया फिगर कैसे इनको हम छोड़ते हैं। तो अभी इनको जानने की आपको जरूरत नहीं है, आपको अपना काम करना है। आपको
मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बनना है, आपको इतना ज्ञान लेना है जिससे आपकी परीक्षा क्लियर हो जाए। तो जैसे भारत ने कौन से पूरे छोड़े हैं, तो इनसेट, IRS, एडुसेट आदि। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, दूसरे देखते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो समझ गए दोस्तों, कभी भी चंद्रमा देखो तो वही एक लगता है पेड़ है, पेड़ नीचे एक दाई बैठी हैं और आटा पीस रही, वही दिखाई पड़ती हैं और कोई पार्ट नहीं दिखाई पड़ता। तो इसका कारण दोस्तों यही है कि चंद्रमा 27 दिन में पृथ्वी के चारों ओर घूम लेता है और इतने ही दिन में वो अपना भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो इसलिए हमें उसका हमेशा एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो जैसे वो घूम रहा है अपनी जगह पर और हमारे भी चारों तरफ घूम रहा है, तो जिस स्पीड से वो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है उसी स्पीड से, मतलब वो अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी वो अपनी जगह पर घूम रहा है। इसलिए वो हमेशा उसका एक ही पार्ट हमारे सामने रहता है, इसलिए हम चंद्रमा का केवल एक ही पार्ट देख पाते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा दोस्तों, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। तो ये अत्यंत छोटे पिंड हैं। ठीक है, ये अत्यंत छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अभी हमने फिगर में बताया था ना क्षुद्र ग्रह कहाँ है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। एक पट्टी बताई थी दोस्तों, वहाँ पर फिगर में देख लेना, वही है। तो ये कैसे बनते कैसे दोस्तों, ये भी जैसे ग्रह बहुत तेज घूमता रहता है तो छोटे मोटे मतलब टुकड़े इधर टूट गए उन्हीं से टूट कर, ग्रहों से टूट कर ही अलग हुए हैं दोस्तों। उसके बाद उल्का पिंड क्या होता है ना, थोड़ा बड़े पिंड होते हैं, मतलब जो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं उनके थोड़ा बड़े पिंड होते हैं, मतलब पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है और चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी क्या होता है, ये नहीं जल पाते हैं तो आगे पृथ्वी पे गिर जाते हैं, तो बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं, गॉर्ज बना देते हैं, उसमें जल भर जाता है, तो उसी को हम लेक कहते हैं। तब वो बन गया, क्या कहते हैं ना, लेक बन गई। ठीक है, तो ऐसे हैं अपने अपने भारत में भी ऐसी लेक हैं जो उल्कापिंड गिरने से बनी हैं, आगे चैप्टरों में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये जो इनसे जब ये जल जाते हैं, जो पूर्णतः जल जाते हैं तो उनसे प्रकाश उत्पन्न होता है, और जो पूर्णतः नहीं जला तब भी प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, वो प्रकाश उत्पन्न करते करते ही पृथ्वी पे आके गिरते हैं। आगे कभी कभी देखा होगा मूवी वगैरह में गिरते हैं। ठीक है, आगे देखें, अगर अपने तारे देखोगे, ठीक है, ऐसे तारों का पूरा एक बहुत बड़ा एकदम विशाल, जैसे कि मतलब पानी बह रहा है ऐसे आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये जो आप देखते हो ये सब चीज़ें यहाँ पर ऐसे ऐसे बना हुआ है। तो ये दोस्तों ये जो है हमारी आकाश गंगा है। ठीक है, ठीक है, इसे हम आकाश गंगा कहते हैं, इंग्लिश में मिल्क वे बोलते हैं दोस्तों। और इस मिल्क वे में और हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। ठीक है दोस्तों, इसी आकाश गंगा का हमारे इसमें इस आकाश गंगा में दोस्तों आपको बताते हैं, आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तक गैसों की एक प्रणाली है दोस्तों। इस आकाश गंगा में नहीं कि हमारा सौर परिवार ही है खाली, इसके मतलब करोड़ों 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 मतलब तारे हैं, इसमें बादल हैं, गैसें हैं, मतलब इसकी कोई सीमा ही नहीं है आकाश गंगा कितनी बड़ी होती है। और इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। मतलब जैसे ये मिल्क वे है, आकाश गंगा है, ठीक है, इस प्रकार लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो आप समझ सकते हो ब्रह्मांड कितना विशाल है, हम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, हम इसके कहाँ पर हैं कुछ मालूम ही नहीं। जैसे ये हम पृथ्वी पे हैं, पृथ्वी हमारी सौरमंडल में है, सौरमंडल आकाश गंगा में, आकाश गंगा हमारा ब्रह्मांड में है दोस्तों। फिर समझ सकते हो ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इस ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों आकाश गंगा, मतलब कोई सीमा नहीं है, करोड़ों आकाश गंगा है तो सीमा नहीं है। तो इसके बारे में दिया गया है दोस्तों। चैप्टर खत्म है, आप प्रश्न दे सकते हो, ये भी आप प्रश्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन जो पॉज कर देना, देख लेना, प्रश्न कर सकते हो। बहुविकल्पी हम बता देना, जिससे किसी ग्रह के पृथ्वी को जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि बहन भी बोलते हैं उसको। जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, तो आपने पढ़ा शुक्र को, सूर्य से तीसरे सबसे नजदीक ग्रह कौन है, आपने पढ़ा पृथ्वी। ठीक है, इसी में लिखा है दोस्तों, कहीं नहीं जाना। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों किस प्रकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये कक्षा हमने बताई थी। ठीक है दोस्तों, देखा गा नंबर विकल्प, मतलब दीर्घवृत्ताकार ध्रुव से किस दिशा का ज्ञान होता है, उत्तर। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, बता सकते हो, मंगल और बृहस्पति के बीच में। आपने फिगर हमने कुछ नहीं बताया, इसमें बुक में लिखा है दोस्तों, इसी को पढ़ो। अभी आप खाली स्थान भी भर सकते हो, आराम से एक्सरसाइज कर दीजिए, अपने नोट्स जैसे बताया उसे बनाते रहिए। कक्षा 6 भूगोल पाठ 1 डाल दीजिए और ये हाईलाइट चीज़ों को लिख लीजिए। आप इसी को पढ़िए, 100% आपके हर एग्जाम में आप क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सब कुछ एक तरफ से पढ़िए, 6 से आपके 7 आएगा, 8 आएगा, हम सब कुछ पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर है आगे भैया। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और थोड़ा मोटिवेट करें। तो इसलिए हम हर चैप्टर का वीडियो डालेंगे, आप आराम से लीजिए। और कहीं भी किसी यूट्यूब से आपको कोई कोर्स 2-3 रुपये में नहीं, आपके 2-3 रुपये एक बंदे को करोड़पति बना देते हैं। तो आप सोचते हैं
हमारी जेब से क्या जाता है। उससे क्या होता है दोस्तों कि वो लोग आपको इन्हीं की फ़ोटो कापी भेज के इतना इतना मटेरियल दे देंगे, आप पढ़ भी नहीं पाओगे दोस्तों। आप सीरियल से धीरे धीरे लो, आप बहुत आगे जाओगे। थैंक यू।